जब भी किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को समझने की बात आती है तो दो नाम बार बार सामने आते हैं, ROCE और ROE। देखिए, दोनों ही प्रॉफिटेबिलिटी को नापने का वादा करते हैं, लेकिन एक आपको पूरी कहानी दिखाता है तो दूसरा वो आपको गुमराह भी कर सकता है। तो आज हम इन दोनों के बीच के फर्क को बारीकी से समझेंगे। तो सवाल ये है कि एक सच में प्रॉफिटेबल कंपनी को पहचाना कैसे जाए? क्या बस बड़े बड़े प्रॉफिट के आंकड़े देख लेना काफी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असली कहानी तो इस बात में छिपी है कि कोई कंपनी अपने पैसे का इस्तेमाल कितनी स्मार्ट तरीके से, कितनी एफिशिएंटली करती है। और बस यहीं पर ये रेशियोज सीन में आते हैं। अब किसी भी तरह के रिटर्न को कैलकुलेट करने से पहले ये समझना तो जरूरी है ना कि वो पूंजी या कैपिटल है क्या जिसे कोई बिजनेस इस्तेमाल करता है। इसे ऐसे सोचिए, ये किसी बिजनेस को चलाने वाले इंजन का फ्यूल है। और इसी फ्यूल को हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये वो सारा का सारा पैसा है जो एक कंपनी अपने ऑपरेशंस चलाने और आखिर में प्रॉफिट कमाने के लिए लगाती है। तो सवाल उठता है, ये पैसा आता कहाँ से है? देखिए, इसके दो मेन सोर्सेज होते हैं। पहला है इक्विटी, मतलब मालिकों और शेयर होल्डर्स का अपना पैसा, और दूसरा है डेट, यानी उधार लिया हुआ पैसा जिसे इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ता है। इसको एक बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। इक्विटी मतलब बिजनेस में लगा अपना पैसा, और डेट मतलब किसी दोस्त से लिया हुआ उधार। और यहीं से कहानी जुड़ती है हमारे आज के दो मेन मैट्रिक्स से, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE और रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE। अब देखिए, दोनों का मकसद तो एक ही है, प्रॉफिटेबिलिटी नापना, लेकिन दोनों का देखने का नजरिया वो बिल्कुल अलग है। इन दोनों के बीच एक फंडामेंटल डिफरेंस है और इसे समझना बहुत जरूरी है। ROCE जो है वो कंपनी के इस्तेमाल की हुई सारी कैपिटल पर रिटर्न देखता है, मतलब इक्विटी और डेट दोनों को मिलाकर। वहीं दूसरी तरफ ROE सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स के पैसे यानी इक्विटी पर रिटर्न को देखता है। चलिए, वही दोस्त वाले उदाहरण से इसे और सिंपल बनाते हैं। मान लीजिए किसी ने अपना बिजनेस शुरू किया 100 रुपए से, ये हो गई उसकी इक्विटी, और उसने अपने दोस्त से 100 रुपए उधार लिए, ये हो गया डेट। तो कुल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हुआ? 200 रुपए। अब ROCE जब प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा तो वो पूरे 200 रुपए पर करेगा, लेकिन ROE क्या करेगा? वो दोस्त के उधार को पूरी तरह इग्नोर कर देगा और प्रॉफिट को सिर्फ शुरुआती 100 रुपए पर देखेगा। देख रहे हैं ना कितना साफ अंतर है? अब कहानी में असली ट्विस्ट आता है। वो जो डेट था ना, मतलब दोस्त से लिया हुआ पैसा, वो एक असली गेम चेंजर है। यही वो चीज है जो आंकड़ों की पूरी कहानी को पलट सकती है और असलियत से बिल्कुल अलग दिखा सकती है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि असली कहानी कौन सा रेशियो बता रहा है? एक इन्वेस्टर को आखिर भरोसा किस पर करना चाहिए? चलिए, इसे समझने के लिए एक ऐसी कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं जिस पर काफी कर्ज है। मान लीजिए एक कंपनी है जिसके पास शेयर होल्डर्स की इक्विटी है 9,000 करोड़ रुपए, लेकिन साथ ही उस पर 3,000 करोड़ रुपए का डेट यानी कर्ज भी है। तो उसकी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हुई? सीधी सी बात है, 12,000 करोड़ रुपए। अब मान लेते हैं कि ये कंपनी 2,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाती है। अब अगर हम सिर्फ ROE देखें तो 2,000 करोड़ के प्रॉफिट को हम सिर्फ 9,000 करोड़ की इक्विटी से कंपेयर करेंगे, और पता है क्या मिलेगा? 22.2% का एक जबरदस्त ROE। सुनने में तो ये बहुत ही शानदार लगता है ना? लेकिन जरा रुकिए, जब हम ROC पर नजर डालते हैं, जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए इस्तेमाल हो रहे पूरे के पूरे 12,000 करोड़ रुपए को अकाउंट में लेता है, तो ROC निकल कर आता है सिर्फ 16.7%। अब ये आंकड़ा कहीं ज्यादा रियलिस्टिक है, ज्यादा सच्चा है। ये दिखाता है कि कंपनी असल में अपने पास मौजूद सारे पैसों का कितना एफिशिएंटली इस्तेमाल करी है, सिर्फ मालिकों के पैसे का नहीं। तो यहाँ से हमारा पहला बड़ा टेकअवे क्या है? सिंपल है, जिस भी कंपनी पर अच्छा खासा कर्ज हो, उसकी असली ऑपरेशनल एफिशिएंसी को समझने के लिए हमेशा ROCE पर भरोसा करना चाहिए। ROE आपको धोखा दे सकता है, वो जरूरत से ज्यादा अच्छा दिख सकता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन कंपनियों पर कोई कर्ज नहीं, यानी जीरो डेट कंपनीज, उनके लिए ROE बिल्कुल सेफ है। हमेशा नहीं। यहाँ एक और छिपा हुआ ट्रैप है जिसे कहते हैं डिविडेंड का धोखा। अब ये समझने के लिए पहले टोटल इक्विटी का कॉन्सेप्ट समझना होगा। देखिए,
ये सिर्फ वो शुरुआती पैसा नहीं है जो बिजनेस में लगाया गया, इसमें रिजर्व्स भी शामिल होते हैं। अब ये रिजर्व्स क्या हैं? ये कुछ और नहीं बल्कि कंपनी का वो जमा किया हुआ प्रॉफिट है जिसे शेयर होल्डर्स में बांटा नहीं गया बल्कि बिजनेस में ही री इन्वेस्ट कर दिया गया। अब देखते हैं कि कुछ कंपनियां कैसे इस नंबर के साथ खेल सकती हैं। सोचिए, एक कंपनी ने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। अब इस प्रॉफिट को अपने रिजर्व्स में जोड़ने के बजाय वो इसका एक बड़ा हिस्सा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पर बांट देती है। इससे क्या होता है? कंपनी का जो टोटल इक्विटी बेस है वो आर्टिफिशियली छोटा रह जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं, आरओई के फॉर्मूला में डिनोमिनेटर यानी इक्विटी जितना छोटा होगा, आरओई उतना ही बड़ा दिखेगा। तो ये आंकड़ा शानदार तो लगता है, पर असल में ये परफॉर्मेंस से ज्यादा एक फाइनेंशियल इल्यूजन होता है। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी के बाद एक इन्वेस्टर के तौर पर क्या करना चाहिए? चलिए कुछ सिंपल प्रैक्टिकल रूल्स पर नजर डालते हैं जो हमेशा काम आ सकते हैं। पहला नियम, जिन कंपनियों पर कर्ज ज्यादा है, असली तस्वीर के लिए हमेशा आरओसीई को देखिए। दूसरा, जो जीरो डेट कंपनियां हैं उनके लिए आरओई एक बहुत पावरफुल मैट्रिक हो सकता है, लेकिन एक शर्त है। और तीसरा, सबसे जरूरी नियम, अगर किसी कंपनी का आरओई बहुत हाई है और साथ ही वो बहुत ज्यादा डिविडेंड भी दे रही है तो सावधान हो जाइए। ये एक रेड फ्लैग हो सकता है कि आरओई को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। तो अगली बार जब कोई निवेशक एक बहुत हाई आरओई वाली कंपनी देखे तो सवाल ये है, क्या उसे देखकर सिर्फ खुश होना चाहिए या फिर थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, थोड़ी और जांच पड़ताल करनी चाहिए? यकीन मानिए, ये एक छोटा सा फैसला इन्वेस्टमेंट के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है।